अब ये फादर साहब नहीं रहे, इनकी डेथ हो गई और इनके पास बिजनेस है, इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके पास कुछ बैंक बैलेंस हैं। अब इन सब चीज़ों को लेने के लिए जो इनकी वाइफ है, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इनको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बिजनेस को चालू करने के लिए अगेन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है, इंडिया के अंदर एक लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। वो ये बोलता है कि अगर एक हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग नहीं की, which led to conflict within the family and within the brothers. So succession planning is not an option. It is necessity for every MSME business owner to understand what it is, how to implement it, and how to pass on your business to your future generations and eventually make your business a legacy. Now, I am not a succession planning expert. But guys, today we have an expert who's going to guide us what, why, and how of succession planning. Welcome to MSME Growth Podcast Series. We have CA Rakesh Sharma, India's first and one and only succession planning guru, who is going to guide us how to plan this and execute in our business. So welcome Rakesh ji. Yeah, Thank you so much for taking your time for joining this podcast. My audience is really excited for this topic. My audience is, micro, small and medium enterprises. So we have many manufacturers, traders, service providers, जिनका revenue और business 50 लाख per year से 5,000 crore per year में vary करता है। तो we wanted कि ये topic cover होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। वाओ, वेरी गुड, थैंक यू केवल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये समझना है कि ये सक्सेशन है क्या। हाँ, बताइए व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, तो सक्सेशन को समझने के लिए अगर हम इसको डिकोड करें, जैसे नॉर्मली हम संस्कृत पढ़ा करते थे, तो संस्कृत में एक संधि विच्छेद होता था। तो संधि विच्छेद का मतलब होता था कि एक वर्ड को आप ब्रेक कर दें एंड देन मीनिंग निकल के आता था उसमें से। तो सक्सेशन को अगर आप ब्रेक करेंगे, सक्सेस प्लस ऑन निकल के आएगा। गॉट इट। तो सक्सेशन मीन्स सक्सेस प्लस ऑन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लीगेसी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस इन योर फैमिली, इन योर लाइफ। तो सक्सेशन को अगर हम लेमैन की तरह समझे कि बिजनेस के अंदर क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूटी ऑफ योर बिजनेस। राइट, बिजनेस चलता रहे, जब आप नहीं भी हो दुनिया में तब भी चलता रहे। एग्जैक्टली। और उससे क्या होगा कि एक लीगेसी बिल्टअप होगी। आपने बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस शुरू किया, हमने 20 साल 25 साल दिए। अब अगर हमारे बच्चे इस बिजनेस के अंदर नहीं आते, या बच्चे बिजनेस के अंदर आते हैं लेकिन उनका दिल कहीं और है, अब ये क्या होगा? ना ये बिजनेस चलेगा, ना ये लीगेसी रहेगी, और इवन फादर और सन के बीच में रिलेशनशिप भी बेटर नहीं होंगे। तो सक्सेशन इज अबाउट सक्सेस प्लस ऑन, यानी कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द हैप्पीनेस, बिजनेस एंड द लीगेसी। ओके, सो इट मींस इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नेसेसिटी, राइट? तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक बिजनेस ओनर को अगर वो स्टार्टिंग से सक्सेशन प्लानिंग करके चलता है? तो करेक्ट। तो हमारे को सबसे पहले समझना होगा सक्सेशन कितने तरह का होता है। हाँ, प्लीज। ठीक है, सक्सेशन कितने तरह का होता है और कौन सी फैमिली और किस बिजनेस ओनर को कौन सा सक्सेशन इमीडिएटली करना है, इन सब चीजों को समझते हैं। तो सक्सेशन, पहला सक्सेशन आया फैमिली सक्सेशन। ठीक है। फैमिली सक्सेशन का मतलब केवल होता है कि लेट अस सपोज कि हम एक स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और हम डिनर टेबल पे बैठे हैं, और डिनर टेबल पे बैठ के मैं रोज आपको बोलता हूँ कि डार्लिंग, मेरे जाने के बाद ना ये सारी प्रॉपर्टी तेरी है। एंड वाइफ जो है वो बोलती है, अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ा होता है, आप ऐसी बातें भी मत किया करो। आपको कोई सक्सेशन प्लानिंग नहीं करनी, कोई विल नहीं बनानी, आपने कोई पेपर नहीं बनाने, आप हमेशा मेरे हो और मुझे ऐसी बातें भी मत करो। और आपको कुछ नहीं हो, भगवान आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और साथ में परिवार के बाकी बेटा भी बैठा है, बहू भी बैठी है और डॉटर भी बैठी है, वो भी बोलती पापा आप ऐसी बातें मत किया करो। अब ये क्या था, यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग के टॉपिक को स्टॉप कर दिया गया। राइट, पॉज हो गया। ये पॉज हो गया। अब ये फादर साहब नहीं रहे, इनकी डेथ हो गई और इनके पास बिजनेस है, इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके पास कुछ बैंक बैलेंस हैं। अब इन सब चीजों को लेने के लिए जो इनकी वाइफ है, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इनको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बिजनेस को चालू करने के लिए अगेन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है, इंडिया के अंदर एक लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। वो ये बोलता है कि अगर एक हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बिना विल किए चला जाता है, अच्छा, तो उनकी जितनी भी संपत्ति है वो उनकी मदर, उनकी वाइफ और उनके बच्चों में बराबर में डिवाइड होगी। और ये तब डिवाइड होगी जब आप कोर्ट से जाके लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओगे। अब मैं फादर हूं
मैंने अपनी डॉटर को, अपने सन को, अपनी वाइफ को कभी भी भीड़ में तो जाने नहीं दिया। और मैं अपने जाने के बाद क्या ये चाहूंगा कि वो इंडिया की कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, और जहां पे जो समय लगेगा 3 महीने से लेके 15 साल लग सकते, और जो एक्सपेंडिचर इनका होगा वो आप जानते हैं कितना होगा। तो ऐसा हो रहा है, मतलब काफी फैमिलीज के ऐसा हो रहा है? केवल ऐसा मैक्सिमम फैमिलीज के साथ होता है। 100 में से कितना परसेंटेज है? 80% फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इस टॉपिक से अवेयर ही नहीं है। अच्छा। और जब अवेयर नहीं है तो हेड ऑफ द फैमिली के जाने के बाद जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, और जो हरासमेंट होती है, और जो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, यहाँ से कोई एक फुटबॉल से यहाँ किक मारता है, एक यहाँ से किक मारता है, और एक अनअवेयरनेस कि जो एम्बिट में लोग जाते हैं ना, वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े बिजनेसेस उन्हीं को करनी चाहिए, हर एक बिजनेस ओनर की ड्यूटी है कि वो अपनी नॉट ओनली बिजनेस बट जो प्रॉपर्टी एसेट्स है उनका भी आगे। एग्जैक्टली। सो ये जो था ना, ये सक्सेशन का पहला पार्ट है केवल, इसको बोलते हैं फैमिली सक्सेशन। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट है बिजनेस सक्सेशन। अच्छा, ठीक है। बिजनेस सक्सेशन का मतलब है कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने बहुत मेहनत के साथ शुरू किया, राइट। कुछ समय के बाद मैंने अपने 2 भाइयों को भी बिजनेस में लगा लिया कि चलो भाई आ जाओ, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब तुम गांव से जो है शहर में आ जाओ और हम इकट्ठे बिजनेस करेंगे, पार्टनर बन जाओ। अब ये बिजनेस शुरू हो गया और पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास, मेरी फाइल में पैसा ज्यादा था तो एक प्रॉपर्टी मैंने ले ली, कुछ समय के बाद भाई ने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, तो जिसके पास पे ज्यादा वाइट पैसा था वो चलता रहा। कोई इक्विटी नहीं थी, कोई प्रॉपर बेस नहीं था, बट इमोशनल बिजनेस चल रहा था। अब कुछ समय के बाद इन तीनों सीनियर पर्सन्स के बच्चे भी बिजनेस में आने के लिए तैयार हो गए। राइट। अब जब बच्चे भी जब बिजनेस के अंदर आए, बिजनेस को तो बच्चों को तो उनको ऐसा लगा कि ये तो हमारा एंटाइटलमेंट है बिजनेस के अंदर। लेकिन अब इन तीनों के लिए प्रॉब्लम थी, कंपनी का सीईओ किसको बनाएं, लीडरशिप की कमांड किसको दें, ओनरशिप की कमांड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। एक बच्चा बिजनेस में बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है, तो ओनरशिप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इन कजन्स के अंदर अगर फाइट हुई, कभी लड़ाई हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो ये सारे मैकेनिज्म आपको बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग के अंदर करने को मिलते हैं। अभी हम स्टेप्स पे भी चलेंगे। आई वुड लाइक यू टू गाइड आवर ऑडियंस कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस स्टेज पे करना चाहिए। बट मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, कुछ आप इंडिया के कुछ ऐसे बिजनेसेस बता सकते हैं जिन्होंने ये प्लान नहीं किया और क्या रिजल्ट्स आए? एनी बिग नेम्स? वेरी गुड क्वेश्चन। केवल बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ एक नाम देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पहला एग्जाम्पल एटलस का है। एटलस साइकिल इंडिया की बहुत अच्छा ग्रोइंग बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था। भाइयों ने बिजनेस शुरू किया, भाइयों के अंदर कोई भी सक्सेशन प्लानिंग को लेके या गवर्नेंस को लेके कोई स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट नहीं था। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के अंदर आई, नेक्स्ट जनरेशन जब बिजनेस के अंदर आई तो उनको लगा कि हमारे पास एक बड़ी गाड़ी होना चाहिए, एक बड़ा घर होना चाहिए, हम तो हमारे फादर लोग तो बिजनेस करते हैं। और कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था कि अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो आपकी डेजिग्नेशन क्या होगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको पहली गाड़ी कब मिलेगी, इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। फैमिली में पॉलिटिक्स। अब वो फैमिली में पॉलिटिक्स, एक ने बोला कि बड़े वाले भैया ने ये लिया है तो छोटे वाले भैया भी लेंगे, वो ट्रिप पे गया तो मैं जाऊंगा। उन्होंने अगर 2 करोड़ रुपए शादी पे खर्च किए तो हमारी डॉटर की शादी पे 5 करोड़ होने चाहिए। तो ये एक वॉर शुरू हो गई विद इन द फैमिली, जहां पे फोकस बिजनेस से हटके एक्सपेंडिचर, सोशल स्टेटस और अपने आप को बड़ा दिखाने का, एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू हो गया, एक दूसरे से कंपटीशन शुरू हो गया। अच्छा, और क्या रिजल्ट हुआ? रिजल्ट हम सभी जानते हैं, बिजनेस बंद हो गया। इंडिया की सबसे जो ग्रोइंग साइकिल कंपनी थी वो आज की डेट के अंदर वो और उसका परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। जो सेकंड जनरेशन है, कजन कंसोर्टियम है, वो आज की डेट के अंदर एक लीगल फाइट कर रहे हैं। तो लीगेसी गई, पैसा गया, बिजनेस गया, और सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप गई, जस्ट बिकॉज की दोनों भाइयों एक टाइमली सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुई एट द सीनियर लेवल। बहुत ही सीरियस टॉपिक है गाइस, इस वीडियो में अंत तक बने रहना, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ ये ब्लंडर, ये मिस्टेक ना हो, तो ये पॉडकास्ट पूरा देखना आपको ज़रूरी है। एंड आई डो नॉट वॉन्ट यू टू सी इट अलोन, यू कैन पॉज दिस वीडियो, इन्वाइट योर पेरेंट्स और योर किड्स, एंड आई वॉन्ट यू टू सी दिस एंटायर पॉडकास्ट विद देम। वो एक कभी ना कभी जब हम सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं तो एक राकेश जी थोड़ा सा ये भी हो जाता है फैमिली की, जैसे ब्रदर में प्यार है, और अगर एक ब्रदर बात करता है दूसरा बोल देता है कि यार कैसी बातें कर रहा है, हम लोग तो यार एक साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल टच है उसको साइड में रख के लॉजिकली इस चीज़ को लाना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं चीज़? बिकॉज मान लीजिए दोनों भाइयों में प्यार था, बिजनेस चल रहा था,
अब दोनों को एक दूसरे से इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर पाए कि यार हम कैसे अपना हिस्सा डिवाइड करें। तो लॉजिकली विदाउट टचिंग द इमोशंस, हाउ टू गो फॉरवर्ड विदाउट। राइट। तो केवल सबसे पहले डिपेंड करता है इसके अंदर आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपका ब्रॉटअप कैसे किया गया है। इन सब चीज़ों का ना बहुत इंपॉर्टेंस है जो हम फैमिली सक्सेशन की बात कर रहे हैं, बिजनेस सक्सेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ की परिवार की इंपॉर्टेंस पहले दी जाती है, जहाँ पर रिचुअल्स, संस्कार, खाना पीना, कम्युनिकेशन सब इकट्ठे होता है, वहाँ पे परिवार के जो गोल होते हैं ना इकट्ठे एक साथ बनाए जाते हैं। तो ये जो परिवार है ना, इनके बीच में अगर कभी पैसे को लेके मनमुटाव आएगा तो ये थ्रू कम्युनिकेशन अपने आप रिजॉल्व कर लेंगे। अरे इनके लिए ना फैमिली फर्स्ट है, बिजनेस सेकंड है। अरे राइट। अब थोड़ा सा हम नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं या थोड़ा सा हम किसी ऐसी कल्चर में जाते हैं जहां पर कि आज की डेट के अंदर फैमिली फर्स्ट नहीं है, बिजनेस फर्स्ट हो गया। और जब बिजनेस फर्स्ट हुआ तो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल्स हो गए कि वहाँ पर ना तो हम बच्चे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, ना हम बच्चे के पीटीएम में जा रहे हैं, ना हम वाइफ को समय दे रहे हैं, ना हम अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब जब इतना सारा मैस हो जाएगा और हम ये सोचें कि जब हमारे बच्चे हमारे बिजनेस में आए तो वो मेरी लीगेसी को कमांड संभाल लें और जो मैं बोलता हूँ वो कर लें, वो होगा नहीं। तो अगर हमारे को इंडियन ट्रेडिशन और रिचुअल के अंदर बिजनेस करना है तो हमें फैमिली फर्स्ट को इंपॉर्टेंस देनी होगी। पहली चीज हमें ये समझनी होगी। और फैमिली फर्स्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए बिजनेस ओनर को अपने परिवार को समय देना होगा। अरे और अपने परिवार के मिशंस बनाने होंगे, गोल बनाने होंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खाना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। तो ये सक्सेशन प्लानिंग का मतलब एक फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ही निभाते रह जाते हैं अपने परिवार के अंदर। जैसा अभी आपने बोला कि 3 भाई थे या 2 भाई थे, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, अगर कोई मनमुटाव आता है तो उन्होंने आपस में सॉल्व कर लिया। हाँ, पर वो इस टॉपिक पे कभी आए नहीं। उन्होंने लगा कि यार अगर हम ये कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तब कन्फ्लिक्ट आ सकता है। अगर हमने इसको कर लिया, बिकॉज तभी मेंटली हमें लगेगा हम अलग अलग हो गए हैं। तो इसलिए भी कई लोग नहीं करते। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो नॉर्मली जो सक्सेशन प्लानिंग करनी चाहिए अर्ली स्टेज पे करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो टर्निंग पॉइंट क्या है, वो बाउंड्री क्या है जहां पर कि आपको मस्ट है करना है। आपने बोला 3 ब्रदर थे या 2 ब्रदर थे, वो बिजनेस कर रहे थे क्योंकि इनकी ना ब्रॉटअप सेम घर से थी, एजुकेशन सेम था, वैल्यूज सेम थी, कल्चर सेम था। तो इनमें अगर आपस में लड़ाई होगी ना तो ये किसी तरीके से भी आपस में सुलझा लेंगे। अब टाइम आया नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस में आने का। नेक्स्ट जनरेशन अलग अलग स्कूल में पढ़ी है, उनके फ्रेंड सर्कल अलग हैं, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज डिफरेंट है। अब ये लोग जब फैमिली बिजनेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर अगर हमने अपना सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया प्रॉपरली तो यहाँ तो कोलैप्स हो जाएगा। जैसा कि आपने पहला सबसे आज नाम लिया कि भाई अंबानी परिवार के अंदर भी यही हुआ। यस, धीरू भाई अंबानी जी ने जब इतना अच्छा एम्पायर खड़ा किया तो वहाँ पे उन्होंने फैमिली सक्सेशन का पहला टूल भूल गए कि विल बनानी चाहिए, फैमिली ट्रस्ट बनानी चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन एसेट्स को लेके, लीगेसी को लेके फाइट ना करे। तो क्या हुआ था उसमें? तो वहां पर एक लीगल बैटल चालू हो गई, किसका कौन सा राइट है, कितना राइट है। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम विल नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह की संपत्ति किसको दी जाए और उसके अंदर इक्वल दिया जाता है सबको, लेकिन उसके लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। तो ये एक लीगल फाइट लंबी चलती है। ये मैटर नहीं करता आपके पास कितना पैसा है, ये मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये भी मैटर नहीं करता कि फाइट आप अपने भाई से कर रहे हैं या अपनी बहन से कर रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक हम ब्रीथ कर रहे हैं, लाइक हम खाना खा रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग इज लाइक दिस टाइप ऑफ टॉपिक। वंस इग्नोर्ड, द नेक्स्ट जनरेशन will suffer. थर्ड जनरेशन विल सफर They और will 3 suffer. generations will suffer. So it's a responsibility to plan it. It is a responsibility to plan it. कितना टाइम लगता है इसमें? क्या क्या स्टेप्स होते हैं सक्सेशन प्लानिंग? करेक्ट। इसमें केवल क्या रहेगा कि अपने को सबसे पहले समझना है कि मेरे को फैमिली सक्सेशन करना है, बिजनेस सक्सेशन करना है, और थर्ड वन होता है सक्सेसर सक्सेशन। सक्सेसर सक्सेशन का मतलब है मैं अपने बिजनेस के अंदर कमांड हूँ, मुझे ही अगर कुछ हो गया तो बिजनेस और परिवार कैसे चलेगा, तो मुझे भी अपना एक सक्सेसर क्रिएट करना होता है। तो ये थर्ड लेयर है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि हमें कब करना चाहिए और स्टेप्स क्या क्या हैं? स्टेप क्या है? कितना टाइम लगता है? करेक्ट। सबसे पहले हमारे को फैमिली सक्सेशन क्रिएट करना चाहिए। फैमिली सक्सेशन का मतलब है आज की कट ऑफ डेट हम लेते हैं। आज की कट ऑफ डेट के अंदर मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने बैंक बैलेंस है, कितने एफडीज हैं, कितनी ज्वेलरी है, कितने मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ या एलएलपी कंपनी चला रहा हूँ। मुझे अगर कल सुबह कुछ हो जाता है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे जाने के बाद किसको मिलेंगी?
Got it. मेरे को इसको एक लीगल फ्रेमवर्क में क्रिएट करना है। ओके, उस और डॉक्यूमेंट ये को will लीगल बोला फ्रेमवर्क क्या होते हैं इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जाता है। will बोलते हैं इसे, will पहला जो स्टेप है वो विल है। will हो गया, ठीक। विल क्या है? एक आपकी विश है कि मेरे जाने के बाद ये संपत्ति इस तरीके से डिवाइड हो, और विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो एडवोकेट से हेल्प आपने प्लेन पेपर पे लिखनी होती है, प्लेन पेपर पे लिख के अपनी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जो भी आपको कन्वीनियंट होती है आप उसमें लिख सकते हैं और उसे कहीं सबमिट करना। कहीं सबमिट नहीं करना होता, आपने उसको विल बनानी है, एसेट्स की लिस्ट देनी है, फिर एक साइन नीचे करने होते हैं और 2 विटनेस ने साइन करने होते हैं। वो करके आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। So that's called will. इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। Got it. अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा या हमें दिख रहा है कि यार सिस्टर या डॉटर इन लॉ कोई और फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो हमने विल लिखी और विल को जाके हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर्ड करा लिया, जैसे हम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करते हैं। कोई चोरी कर ले, कोई फाड़ दे उसे, कोई जला दे फिर। हाँ, अगर हमने उसको रजिस्टर्ड कर दिया तो जैसे हमारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में होते अच्छा। हैं, ऐसे ही मेरे विल का पेपर भी वहां चला अच्छा, गया। ये हो जाता है। और 800 रुपए की कॉस्ट आती है, 1000 रुपए की कॉस्ट आती है विल को रजिस्टर्ड कराने की। विल आप अपने घर बैठे बना सकते हैं। विल का फॉर्मेट आप मेरे से ले लें, मेरी वेबसाइट से जाके ऊपर डाउनलोड कर लें। अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी बता दीजिए। rakeshsharma.com है ना, राकेश हम कमेंट में भी डाल देते हैं। यस अगर आपके सिंपल डॉक्यूमेंट हो। करेक्ट। और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जिससे कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर उसको तो ये तो पहला स्टेप था। सो गाइस, बिफोर राकेश जी रिवील्स मोर स्टेप्स एंड हिज नॉलेज, ये पहला स्टेप आप सबके लिए मैंडेटरी है। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर एंड यू हैव गॉट फ्यू किड्स एंड आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टीज आपको आपके बाद कौन संभालेगा, तो जैसे बोलते हैं जितना अर्ली आप इस चीज़ को कर लेंगे उतना ही बेटर रहेगा, राइट? एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट कम्युनिकेटिंग, इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट इट विद 2 witness and deposit in a registrar office and check out the comment. We'll see if we can add the template of the same as well. And if you're loving this video, एक लाइक तो बनता है। Make sure you subscribe the channel as well. एक बार ना कमेंट में आप डाल दीजिए आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं अपनी सक्सेशन प्लानिंग में, और राकेश जी आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। ओके, सो या कंटिन्यू। सो पहला स्टेप विल था, उसके बाद पहला स्टेप था विल। अब मान के चलिए हमारी फैमिली थोड़ी हो गई बड़ी, अब हमारे पास बिजनेस भी बहुत सारे हैं, और हमारे पास बहुत सारे का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP चल रही है, मेरे पास प्रॉपर्टीज भी बहुत हैं, मेरे पास प्लांट भी है, फैक्ट्री भी है, और चलो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। हाँ, यस। एक पर्सन अपनी बिजनेस शुरू किया, छोटे से गांव से शहर में आया और 50-100 करोड़ का बिजनेस बना लिया है। अब उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, वो चारों भी उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है। बोथ द गर्ल्स, डॉटर्स, दे वर हैंडलिंग सम डिपार्टमेंट एंड सन्स दे वर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है? अब उनकी भी शादी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हो गए हैं, बट बिकॉज डॉटर की शादी हुई तो डॉटर अब अलग परिवार में चली गई है, ठीक है? तो अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती बिजनेस। तो मतलब ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें मेरे बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अब इसके थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस में, कैसे प्लानिंग की जाए। बिकॉज डॉक्टर इसने बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प किया था, बट शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ फैमिली एनी मोर, शी इज़ मैरिड। तो कैसे शी कैन टेक हर राइट एंड और एसेट और सम इक्विटी, हाउ डज इट वर्क? बिल्कुल ठीक है, गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो लॉ की बात करते हैं। लॉ कहता है कि डॉटर में और सन में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? ठीक है? अगर एक फादर बिना विल के चले जाते हैं तो उनकी जितनी भी संपत्ति है डॉटर और सन दोनों में डिवाइड होगी। अगर आपकी HUF भी है तो HUF के अंदर भी डॉटर का उतना ही राइट है जितना सन का राइट है। HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत सारे बिजनेस ओनर एक एक्स्ट्रा फाइल बनाते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, उसका नाम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है, एंड देन फिर उसमें प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसमें भी डॉटर का पूरा राइट है। तो डॉटर का राइट है। अब जो नॉर्मली जो बिजनेस ओनर की जो फीलिंग देखी जाती है वो माना जाता है कि भाई जितना भी हमारा बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी है, वो हमारे सन के लिए होनी चाहिए। डॉटर की तो हमने शादी कर दी, एजुकेशन कर दी, अब तो वो किसी दूसरे घर के अंदर है और वहाँ पे वो रह रही हैं। लेकिन अगर हमने विल नहीं लिखी या सेकंड टूल ऑफ द फैमिली सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया, यानी कि फैमिली ट्रस्ट। अच्छा, ये क्या फैमिली ट्रस्ट क्या चीज़ है? फैमिली ट्रस्ट क्या है? फैमिली ट्रस्ट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन टॉपिक का कोई आइडिया नहीं, इसलिए मेरे हाँ, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, करेक्ट, और मेरी ऑडियंस को भी इतना आइडिया नहीं है। दैट इज व्हाई आई वांट यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। बिल्कुल ठीक है। तो केवल विल में क्या होता है, मैंने विल लिखी, जैसा आपका था, विल किसी ने फाड़ दी, किसी को सामने नहीं आने दी, या विल जब अब सामने आई तो कोई माना नहीं या किसी ने चैलेंज कर दिया। तो जो रिच फैमिली हैं, जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो ना फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। फैमिली ट्रस्ट बेसिकली परिवार के अंदर अपनी एसेट्स को और इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करने का एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। सपोज करो कि मैं अपने डॉटर को कुछ देना चाहता हूँ और उसकी मुझे ये भी पता है कल उसकी शादी हो जाएगी, शादी उनका दूसरे घर चली जाएगी। अगर मैंने उसको कुछ भी दिया तो फिर उसकी जो नेक्स्ट उसका हस्बैंड है या उसके बच्चे हैं या उसकी जो भी उनकी फैमिली है इसको मिसयूज़ कर सकती है।
मैंने उसको अपनी कंपनी के शेयर देना चाहता हूं 20%, लेकिन विद दिस राइडर कि वो इस शेयर्स को किसी और को बेच ना सके, ठीक है, विद दिस राइडर। और जब तक वो जिंदा है इस शेयर को एंजॉय करे, डिविडेंड एंजॉय करे, और जब इनकेस भगवान ना करे उसे कुछ हो जाता है तो ये शेयर वापस सन को मेरे वापस आ जाए। और ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क है। तो ऐसे में क्या होता है कि बिजनेस ओनर ने एक फैमिली ट्रस्ट बनाई, फैमिली ट्रस्ट अपनी डॉटर के बेनिफिट के लिए बनाई, और जो कंपनी के शेयर उसको देने थे उन्होंने फैमिली ट्रस्ट में डाले। अब ये डॉटर की शादी हो गई, ये किसी दूसरे घर में चली गई। अब ये जो शेयर्स हैं जो फैमिली ट्रस्ट के अंदर हैं, किसी भी तरीके से इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। अगर ये मैरिज सक्सेसफुल चलती है बहुत अच्छी बात है। मैरिज अगर डॉटर की ब्रेक हो जाती है तो कोई भी पर्सन इस शेयर के अंदर राइट क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फैमिली ट्रस्ट के अंदर है। फैमिली ट्रस्ट को ओपन करने के मतलब 21 रीजंस हैं जो हर फैमिली अपने अलग अलग रीजन करती है। तो जैसे इसमें से मैंने आपको एक दिया। दूसरा, जैसे सपोज करो कि मैं अपने बेटे को कुछ चीज देना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मैंने एक कंपनी शुरू की है, चलो आज से 50% शेयर तुम्हारा। बेटा ने अपनी शादी की और शादी करने के बाद उसके रिलेशनशिप खराब हो गए एंड मैटर जो है डिवोर्स तक चला गया। और जब डिवोर्स तक गया तो रूलिंग आई कि इस पर्सन के जितने भी एसेट्स हैं उसका कुछ परसेंटेज सेपरेशन के अंदर जाएगा। अब बेटे को तो मैंने बिजनेस भी दिया था, उसके अंदर 50% शेयर हैं। अब वो 50% शेयर के अंदर हो सकता है कि इसकी 25% की ऑनर वो बन जाए, वाइफ बन जाए। अब फादर ने बिजनेस शुरू किया था अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन कोर्ट की कचहरी की लड़ाई और झगड़ों के अंदर वो बिजनेस भी डिवीजन शुरू होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारे को परिवार, बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना होता है, बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करना होता है। एक और एग्जांपल लेते ट्रस्ट के लिए, जहां मैं रिकमेंड करता हूं बहुत बिजनेस ओनर को। मैं बिजनेस ओनर हूं और मैंने लोन भी ले रखे हैं, बहुत सारे लोन लिए हुए हैं। अब लोन लेने के बाद क्या हुआ, ओनरशिप मेरे पास है, मैं लोन की रिपेमेंट टाइम से नहीं कर पाया, कुछ ऐसा समय आ गया। अब कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट डिक्री फाइल कर दी या मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो मेरी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी अटैच हो जाएंगी। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरे म्यूचुअल फंड XYZ, ये सारी चीज़ें अटैच हो जाएंगी। लेकिन अगर इस बिजनेस ओनर ने एक फैमिली ट्रस्ट बना रखी है, उसमें अपने कंपनी के शेयर डाल दिए, उसी में म्यूचुअल फंड्स हैं, उसी में ज्वेलरी है। अब अगर मेरे से कोई भी मिसडीड हो गई और कोर्ट ने बोला कि यस ये कल्प्रिट है, तो मेरी ये वाली एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते, बिकॉज ये एसेट्स एक फैमिली ट्रस्ट के अंदर है। दिस इज ए लीगल सेपरेट एंटिटी। मतलब दिस इज आल्सो मस्ट, यू नो, इट इज ए मस्ट फॉर रिच फैमिलीज। कितनी रिच? इसके कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे हम लोग 100 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां भी आती हैं, 10,000 करोड़ से ऊपर वाली भी लोग आते हैं हमारे पास, 30,000 से भी आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो 100 करोड़ से ऊपर वाली हैं या 50 करोड़ से ऊपर वाली हैं, उनकी भी ये नीड निकल के आती है, क्योंकि परिवार में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, लोन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लिटिगेशन परिवार में बहुत ज़्यादा है। अगर अब हमने अपनी लीगेसी प्रोटेक्ट नहीं की, जो ऑलरेडी हमने कमा के रखा हुआ है, तो ये आगे वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। सो फैमिली ट्रस्ट सेकंड टूल है सक्सेशन प्लानिंग का, यानी कि फैमिली सक्सेशन का। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। पॉडकास्ट में या तो एक और एपिसोड निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी लंबी खींचेगी आज की पॉडकास्ट। ठीक है, तो पहला टूल था विल, सेकंड और एक फैमिली सक्सेशन का। ये अभी हम सिर्फ फैमिली सक्सेशन की बात कर रहे हैं। सेकंड वाज द फैमिली ट्रस्ट। द सेकंड इज द फैमिली ट्रस्ट। थर्ड आते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मैं सबसे पहले परिवार में आया, बिजनेस शुरू किया था मैंने, फिर अपने भाइयों को भी बुला लिया, चल भाई तू भी आ जा, सब बिजनेस के अंदर आ जाओ। और अपनी सबने अपनी वाइफ का नाम भी बिजनेस में डाल दिया, ऑनरशिप दिखा रहे हैं, सैलरियाँ ले रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि भाई जो मेरे पास, अगर मैं एक पर्टिकुलर डे में देखूं तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी उसकी वैल्यू आज की डेट में 100 करोड़ है। जो छोटे वाला भाई है उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी 150 या 200 करोड़ है। छोटे वाला जो मिडल वाला भाई है उसकी जो टोटल एसेट्स है वो थोड़ा और भी कम है, 30-40 करोड़ है। अब एक पर्टिकुलर डे में जाके ये तीनों भाई और इनकी वाइफ आपस में डिस्कस कर रही हैं, तुम्हारे पास तो इतना है, बड़े वाले भैया के पास इतना है, छोटे वाले भैया के पास इतना है, तो काम तो तुम सारे बराबर करते हो, तो लेकिन ये फिर ऐसा क्यों है? अब बच्चे भी बिजनेस में आ रहे हैं एंड बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं, पापा आपके पास तो कंपनी की ऑनरशिप भी कम है, आपके पास तो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी कम है। अब यहाँ पर जाके एक फैमिली मेंटर यानी कि हम लोग जो हैं या सक्सेशन गुरु, उनका रोल आता है। नेक्स्ट जनरेशन जब भी बिजनेस में आए तो जितना भी ये पिछली जनरेशन ने कमाया हुआ होता है ना, इसको लीगल वे में इक्वल करना चाहिए, इसको इक्वल करना चाहिए। अब ये इक्वल कैसे हो, क्योंकि ऑलरेडी किसी और के नाम से है। को इक्वल या फिर ओनरशिप को बिजनेस की ओनरशिप, प्रॉपर्टियों की ओनरशिप, क्योंकि सबने जैसे जैसे कि फाइल में जितना पैसा था उस हिसाब से ले लिया गया। अब एक पर्टिकुलर डे के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और नॉर्मली फैमिली में प्रॉब्लम कब आती है? वेल्थ को लेके ही आती है, और जब नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आने वाली होती है तभी आती है।
तो अब ऐसे के अंदर जब नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए तैयार होती है तो हम लोग फैमिलीज को क्या रिकमेंड करते हैं कि आप अपना तीनों भाई अपनी जो वेल्थ है इक्वल कर लें, ठीक है, इक्वल कर लें। इक्वल करने का क्या तरीका है, या तो फैमिली ट्रस्ट बना लें, सारा उसमें डाल दें। दूसरा ये है, एक भाई के पास वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है, सक्सेशन प्लानिंग का तीसरा टूल यूज करें, दैट इज कॉल्ड फैमिली सेटलमेंट और द गिफ्ट डीड। द गिफ्ट डीड, उसका मतलब क्या होता है, अगर हम परिवार के सदस्यों के बीच में कोई भी एसेट्स एक दूसरे को देते हैं, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, कोई ट्रांजैक्शंस आपको ट्रांसफर नहीं करनी होती। और अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आप गुड़गांव में रहते हो तो स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देनी। यानी कि हरियाणा के अंदर हम दोनों ब्रदर हैं और हमारे हरियाणा में एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, भाई लोगों में, बहनों में या ब्लड रिलेशन में, तो स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देनी, इनकम टैक्स भी नहीं देना, मनी भी नहीं देनी। सो आप देखो कि आप बिना पैसे खर्च किए जो आपने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रखा था वो आपने इक्वल कर लिया। ये एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जहां पर कि फैमिली की अलाइनमेंट भी आ जाती है और एक एस्टेट प्लानिंग का टूल भी बन जाता है कि एवरीबॉडी इज ऑन द सेम वैल्यू। अच्छा, ये तीनों स्टेप्स के लिए वी नीड अ लॉयर, राइट? यू नीड अ लॉयर। लॉयर से ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, वो एक ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। लॉयर क्या करता है, वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, बट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले एक ओपन कम्युनिकेशन करके ना एक कॉन्सेंस क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए। उसके लिए आपको एक फैमिली एक्सपर्ट चाहिए, एंड दैट इज यू। दैट आई। और भी बहुत सारे पर्सन्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ये वर्क कर रहे हैं। आई हाईली रिकमेंड, हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करना, डॉक्यूमेंट के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है ना, पहले उसको बिल्ड करना है फैमिली के अंदर, जिससे कि एक हम ना 100 ईयर लीगेसी की पारी खेल सकें। हमें एक 100 ईयर की लीगेसी पारी खेलनी है, ना कि ये कोई हम 10 साल 20 साल 25 साल के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं। ऑसम। बिफोर गोइंग फर्दर, आप एक बार अपनी बारे में बताइए कि हाउ डिड यू बिकम सक्सेशन प्लानिंग कोच? बिकॉज अभी स्टेप्स भी बहुत बाकी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग है, बट आई वांट ऑडियंस टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, हाउ यू बिकेम एक्सपर्ट, एंड आपने कितने सालों से आप इस चीज़ में, इफ यू जस्ट टेल अस ब्रीफली। केवल मेरे को 26 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन के अंदर। वाओ। लेकिन मेन चीज जो क्वेश्चन जो आपने पूछा, प्लानिंग इटसेल्फ, इन सक्सेशन प्लानिंग अगर आप बात करेंगे तो यस 11 ईयर हो गए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाई सक्सेशन प्लानिंग, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छी अर्निंग सब कुछ है, लेकिन फिर ये 11 साल पहले क्या ऐसा दिमाग में आया कि सक्सेशन प्लानिंग करनी है ना, और एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एरिया पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। ये बात तब की है केवल जब मैं ना 8 साल का था। अच्छा। तो हम लोग नकोदर, एक पंजाब में जलंधर का एक जगह है, उसमें नकोदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे हम लोग अपने दादाजी के साथ रहते थे। दादाजी के 4 बेटे थे और 4 डॉटर थी, और ये सब मैरिड थे, और हम सब लोग ना वहाँ पे बहुत हंसी खुशी बहुत रहते थे, सब इकट्ठे रहते थे। पूरा गाँव हम लोगों की बहुत तारीफ करता था, हमारे परिवार की, क्या फैमिली है। दादाजी का बहुत इज्जत थी। एक दादाजी रोज सुबह घूमने जाया करते थे, तो एक दिन वो भी घूमने निकले, सुबह सुबह गए, 6 बजे गए। जब वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, सड़क क्रॉस करते हुए एक टेम्पो वाले ने उनको हिट किया और वो दोबारा उठ नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। अभी पार्थिव शरीर केवल घर पे भी नहीं आया था, और परिवार में ना बातें होनी शुरू हो गई कि ये जो खेत के जो रेलवे स्टेशन के पास का जो खेत था ना, पापा मुझे देके गए हैं, ये जो संदूक की चाबी है वो कहाँ है, जो माँ की ज्वेलरी थी वो माँ ने मुझे देने के लिए बोली थी। वो परिवार जिसका पूरा गांव तारीफ करता था, 4 दिन के अंदर वो कुछ और ही निकल के आ गया। और ये फाइट 40 साल चली परिवारों के बीच में, क्योंकि जिसके पास कब्जा होता है वो छोड़ता नहीं है। मेरे जो फादर साहब थे, तो हम लोग 8 साल के, तो 8 साल के बच्चे को पता नहीं होता ये क्या चल रहा है। Quite some time, but मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था। ये बहुत परिवारों में होता है। मैं अभी आपको पर्सनल स्टोरी इससे, यस। अब वो 8 साल का बच्चा, उसे नहीं समझ में आ रहा कि हमने अपना एंसेस्ट्रल घर क्यों छोड़ दिया, हमने अपने ताया चाचा से बात करनी क्यों छोड़ दी, हमने कजन्स के साथ बात करना क्यों छोड़ दिया। फिर हम लोग दिल्ली के अंदर आ गए, छोटे से जगह में रहना शुरू किया। अब मेरे को उस समय ये नहीं पता कि हम लोग गुड़ के साथ या प्याज के साथ रोटी क्यों खा रहे हैं, हम तो मक्खन के साथ रोटी खाते थे, परिवार में सब इकट्ठे खाते थे। तो बस दिमाग में उस समय एक ना बस अनरिजॉल्व क्वेश्चन था, और ये था कि यार पैसा बहुत कमाना है। लाइफ आगे बढ़ती गई 1997 में सीए क्वालिफाई किया, और सीए क्वालिफाई करने के बाद बहुत पैसा छापना शुरू किया लीगल वे के अंदर। जैसे जैसे हम ग्रो करते चले गए, जितने भी मेरे क्लाइंट थे, हर तीसरा क्लाइंट के साथ वही प्रॉब्लम हो रही थी जो मेरे साथ हो रही थी। बहुत अच्छा हुआ, बिजनेस चलाया, भाइयों को बिजनेस में लाए, बच्चों को बिजनेस में लाए, और एक दिन के बाद
आपस में क्लैश हुआ और सब बंटवारे होने शुरू हो गए, और वो बंटवारा ऐसा हुआ, पेनफुल हुआ। और मेरे को अपना वो ट्रिगर याद आ गया जब मैं 8 साल का था, जो मेरे साथ हुआ था। वही सेम चीज़ मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स के पास हो रही थी। अब मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं ये बोलता देखो भाई मेरे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ, अब आप टूट गए हो, कोई बात नहीं, दोबारा से खड़े हो जाओ। और दूसरा ऑप्शन था कि मैं एक बीड़ा उठाऊं कि इंडिया के अंदर कोई भी फैमिली बिजनेस टूटे नहीं, और अगर टूटे एमिकेबली टूटे, जिससे कि बिजनेस में भी ग्रोथ हो और फैमिली के अंदर अलाइनमेंट हो। You're doing an amazing work. यस यस। एंड उसके बाद से अपना कंप्लायंस, ये बाकी सारी चीज़ें जो सीए की नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती हैं वो छोड़ी, और अपने आप को पूरा स्विच किया, प्रिपेयर किया इस वर्क के लिए। दिन और रात अवेलेबल हैं बिजनेस ऑनर के लिए, उनके सुपर बिजनेस ग्रोथ और फैमिली अलाइनमेंट के। Amazing. Your story really touched my heart. कि मतलब अमेजिंग ऑसम। चलो एक बार कंटेंट पे वापस आते हैं। लेट्स फोकस ऑन दी वैल्यू फॉर दीज पीपल, राइट? तो 3 टूल्स आपने बताए थे अबाउट दी फैमिली प्लानिंग, और भी कुछ टूल्स होते हैं? हाँ, नंबर ऑफ टूल्स हैं। चलिए 3 टूल्स इसके लिए, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, बिजनेस सक्सेशन पे चलते हैं। उस पे आते हैं। करेक्ट, बिजनेस सक्सेशन पे आते हैं। बिजनेस सक्सेशन के अंदर 3 भाई बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा लेके चले गए, लेकिन अब तीनों भाइयों को ये दिख रहा है कि भाई हमारा जाने का टाइम आया और नेक्स्ट जनरेशन को हमें एंटर करना है, राइट? अब जब नेक्स्ट जनरेशन को एंटर करना है तो उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि हमारे पास तो 33% शेयर्स हैं। अब जो 6 बच्चे आगे हैं, अब उनको हम क्या सभी को हमने ओनरशिप देनी है? प्लस बिजनेस की कमांड हम किसको देंगे? कंपनी का सीईओ कौन बनेगा? और हमारे बीच में तो बहुत अच्छा सिंक था, लेकिन ये 6 बच्चों में तो सिंक है ही नहीं, ठीक है? अगर हमारे को बिजनेस को सक्सेशन प्लान करना है तो बिजनेस के अंदर हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। दैट इज द स्टेप नंबर 1 फॉर द बिजनेस सक्सेशन। इज इट टूल और इज इट अ स्टेप? इट इज, यू कैन से स्टेप, इज अ स्टेप। क्या? गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस। तो गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस लाने से क्या होगा, बेनिफिट क्या है? गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस का मतलब है टू प्रिपेयर योर किड्स, टू प्रिपेयर योर फैमिली फॉर द बिजनेस। हाउ टू प्रिपेयर? तो अपने को ना उनको इंपॉर्टेंस बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस? व्हाई फैमिली इज डूइंग दिस बिजनेस? व्हाट इज द मिशन ऑफ दिस बिजनेस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस? व्हाट इज द विजन एंड मिशन? व्हाट इज द विजन एंड मिशन ऑफ द बिजनेस? तो अब इसमें स्टेप क्या है? इसमें स्टेप ये है कि हमारे को ना अपने परिवार के वैल्यूज और गोल अपनी लाइफ में बहुत जल्दी बना लेने हैं, और उसको डिपिक्ट करने हैं, अपने बच्चों को भी दिखाना है। जब बिजनेस के अंदर एंटर करने की बारी आती है तब नहीं दिखाने, उनको डे 1 से दिखाने हैं, स्कूल टाइम से दिखाने हैं। उनको अपने प्लांट में लेके जाना है, बच्चों को अपने प्लांट में ले जाके जाना है, या इंटरेस्ट क्रिएट कराना है। नॉर्मली ना जब फैमिली के जो बिजनेस ओनर होते हैं जब घर जाते हैं तो बहुत थके हारे जाते हैं, बैग ऐसे रखेंगे, वाइफ को बोलेंगे ओहो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बना दे और तंग नहीं करना, मैं रूम में जा रहा हूँ, आज वो जीएसटी वाले आ गए थे, इनकम टैक्स वाले आ गए थे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की तो बहुत सारी परेशानी बताता है। और वहाँ कॉर्नर पे उनका बेटा बैठा हुआ है, सारी चीज़ें देख रहा है, और वो 10 साल से 5 साल से यही देख रहा है। पापा बिजनेस करते हैं, टेंशन में रहते हैं, घर पे आके मम्मी से लड़ते हैं, फिर कड़वी दवाई पीते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं, मेरे पीटीएम में नहीं जाते, और कोई फ़ोन आता है तो मेरे को बोलते हैं बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ, इसका मतलब झूठ बोलते हैं। अब बच्चे के माइंड में क्या आ गया, मुझे फैमिली बिजनेस नहीं करना, पहले तो बिजनेस ही नहीं करना, जॉब करनी है कॉर्पोरेट वाली, और पापा का बिजनेस तो खासकर नहीं करना, क्योंकि पापा के बिजनेस में प्रॉब्लम ज्यादा है। चाहे पापा का 100 करोड़ का बिजनेस है, खुद एक कॉर्पोरेट जॉब में मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो बिजनेस नहीं, एग्जैक्टली फादर। तो अब बेसिकली बच्चे को कुछ नहीं करना, फादर को अपना पैटर्न चेंज करना है। अगर आप सक्सेशन प्लानिंग करना चाहते हैं तो सक्सेशन प्लानिंग के लिए अगेन कोई डॉक्यूमेंट या टूल नहीं है, आपको अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, जिससे कि बच्चे ना एक्साइट होकर आपके बिजनेस में आए। बोला जिंदगी में अगर कुछ करूंगा तो पापा का बिजनेस करूंगा, इस बिजनेस के अंदर इसको लेके जाऊंगा नेक्स्ट, इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। अब मुकेश अंबानी ने आई थिंक स्मार्टली अपने किड्स पे कुछ बताएं। यस। अब क्योंकि मुकेश जी के ऑलरेडी फैमिली है, आगे बच्चे हैं, और इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, उनको भी यही क्वेश्चन उनके माइंड में आया होगा, जिस तरह से फादर साहब चले गए एंड पीछे से फिर प्रॉब्लम आई, मेरे परिवार में नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत टाइमली पूरे का पूरा सक्सेशन प्लानिंग किया। सक्सेशन प्लानिंग के साथ साथ गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट किया। गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि परिवार में किसका क्या क्या रोल है, बिजनेस के अंदर किसका क्या क्या रोल है, सेटिंग द बाउंड्रीज किया, फिर बोर्ड क्रिएट किया, एक इफेक्टिव बोर्ड क्रिएट किया जो कि ऑलरेडी उनके पास था। अब अगर
सन 1 है तो सन 1 के पास कौन सी कंपनीज आएंगी, ओनरशिप किसकी होगी, इस ओनरशिप के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, कौन इनको सपोर्ट करेंगे एंड किस तरीके से इनकी रिपोर्टिंग और ग्रोथ का पैरामीटर सेट किया जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन की गई, पेपर वर्क किया गया, फैमिली ट्रस्ट बनाई गई, विल ड्राफ्ट की गई। तो ये सब हो चुका है? ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ हो गया। एक समय उन्होंने, क्योंकि वो बहुत फास्ट रहे इस पूरी चीज़ को करने के अंदर, बहुत फास्ट रहे, और उन्होंने फ्यूचर के अंदर आने वाली लिटिगेशंस को दबा दिया। तो मतलब क्या, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू इट? मतलब जैसे देखो राइट टाइम तो क्या है ना, जैसे ही आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तभी आपको मान लेना चाहिए कि बिजनेस के अंदर आप कस्टोडियन हो। दिस बिजनेस इज नॉट बिलोंग टू यू, दिस बिजनेस इज बिलोंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब आपको उस हिसाब से प्लान करना है। हो सकता है फैमिली के बच्चे बिजनेस में ना आए, देन व्हाट विल यू डू? हाँ, तब क्या करना चाहिए? तो हमारे को अपनी टीम में से देखना है कि हम अपनी टीम में से किसको ऊपर उठा के ला सकते हैं। जैसे रतन टाटा नहीं, यस, उन्होंने भी एक फैमिली ट्रस्ट क्रिएट की। उन्होंने तो अपने बिजनेस के जो शेयर्स हैं वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट में डाला हुआ है, एक बिजनेस ट्रस्ट में डाला हुआ है। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप। तो जिनके बच्चे बिजनेस के अंदर नहीं आना चाहते, या अभी वो मतलब उनको भी नहीं पता कि बच्चे बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्किल ही नहीं है कि मैनेज कर पाए। वेरी गुड मतलब तो ऐसे में क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग में, यस, तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी की ओनरशिप बच्चों के पास रहेगी, चाहे हम उनको विल के थ्रू दें या ट्रस्ट के दें, लेकिन कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा, डायरेक्टर कौन बनेगा, लीडरशिप के ऊपर कौन बैठेगा, ओनली द स्किल्ड पीपल हायर फ्रॉम द आउटसाइड एंड वी विल पे देम द गुड अमाउंट। गॉट इट। तो कंपनी की ओनरशिप किसके पास है? परिवार के पास है। कंपनी कौन चला रहा है? कंपनी प्रोफेशनल चला रहे हैं। एशियन पेंट इसका एग्जांपल है, एशियन पेंट इसका एग्जांपल है, डाबर इसका एग्जांपल है, जिन्होंने अभी नहीं मतलब 20-25 साल पहले ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली थी। परिवार का सदस्य ऑनर ऑपरेशन में नहीं आएगा, डे टू डे ऑपरेशन में नहीं आएगा, आप लोग ऑनर बनेंगे। आपके पास ऑनर बनने के आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको इनकम मिलेगी, लेकिन ऑपरेशन कौन संभालेगा? हाईली कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड पर्सन। अब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई, एवरी ईयर ग्रो कर रही हैं। तो जो आपने भी क्वेश्चन पूछा, परिवार के सदस्य अगर कॉम्पिटेंट ना हो तो क्या करें? बिजनेस को नहीं रोकेंगे, ग्रोथ को नहीं रोकेंगे, लीगेसी को नहीं रोकेंगे। आई एम लविंग दिस पॉडकास्ट। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट टेक अवे टिल। इफ यू हैव एनी चैलेंज, एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं आपको, फील फ्री टू टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड राकेश विल रिप्लाई on the same. Make sure you share this video with your family, your friends, your parents, your kids, because eventually if you're a business owner, you need to take this step. You need to protect your business, because जैसे राकेश जी आपने बोला कि एक business owner, custodian of the business. Yes. Eventually that business belongs to the next generation. So आपकी एक गलती से आपकी future generation में problems, challenges आ सकते हैं. So I'm sure you do not want to do that. आप डिस्क्रिप्शन में राकेश जी का आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू रीच आउट टू हिम फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, ही विल बी देयर टू गाइड यू एज वेल। सो कंटिन्यू करते हैं। आपने बिजनेस प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, एक तो आपने गवर्नेंस का बताया, दूसरा फादर को ये समझना है कि ये बिजनेस है तो मैं कस्टोडियन हूँ, ये आगे पास ऑन करना है। नॉर्मली फादर जो लोग होते हैं ना, वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते। आपने बिजनेस शुरू करो, आपने सपोज करो आपने बिजनेस खड़ा कर दिया और वो आप अच्छा कैसे बिजनेस पे ले गए। अब बच्चे बिजनेस के अंदर आपके आ भी गए, लेकिन आप उनको पावर ही नहीं दे रहे हो, अपनी पावर को रिड्यूस ही नहीं कर रहे हो। उनको अगर आपने उनको उनके नीचे 10 या 20 लोगों की टीम दी, तो उस टीम से भी आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हो। तो आपने डेलीगेशन ऑफ वर्क तो किया, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, यंग जनरेशन, जस्ट ऑन लाइटर नोट, मिर्जापुर देखे आपने? नहीं, उसमें एक स्टोरी है कि so अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। there's a guy who is doing the business, although it's illegal, but उसका जो बेटा है वो कहता है कि मैं बिजनेस संभाल सकता हूँ, और डैड कहता है नहीं, you're not smart enough, you're foolish, etc. कन्फ्लिक्ट होता है और इवेंचुअली मतलब नेक्स्ट लेवल की फायरिंग और कलेश होता है। करेक्ट। मैं बात में सोच रहा था कि महाभारत भी तो यही थी। यस, महाभारत भी यही। महाभारत में अगर जो पांडु थे, अगर वो अपने ब्रदर को उन्होंने बोला कि जब तक मेरे बच्चे रेडी नहीं होते तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, ऑल्दो ही इज ब्लाइंड, तब तक वो संभाल लेंगे। अगर उन्होंने उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया होता तो महाभारत नहीं होती और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश ना दे। तो मतलब ये तो इतनी पुरानी प्रॉब्लम है, मतलब तो सदियों से चलता रहा है। लेकिन बहुत सारी फैमिली केवल ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेशन प्लानिंग को टाइमली इंप्लीमेंट किया। अच्छा, कोई एग्जांपल? एक तो एशियन पेंट का आपने दिया, एशियन पेंट का मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इमामी का।
इमामी एक ऐसा ग्रुप है जहां पर दो दोस्तों ने इस ग्रुप की शुरुआत की, दो भाई भी नहीं है, राधेश्याम गोयनका जी और राधेश्याम अग्रवाल जी। 4th क्लास से दोनों साथ दोस्त हैं। इन दोनों ने बिजनेस की शुरुआत की। इन दोनों ने अपने वर्क डिवीजन को बहुत ही स्मार्टली प्ले किया, ऑनरशिप को बहुत स्मार्टली प्ले किया। अगर कोई बच्चा बिजनेस में आता है तो उसको हम क्या देंगे, कोई बच्चा बिजनेस में नहीं आता तो उसको क्या देंगे, परिवार के सारे सदस्यों की फाइनेंशियल नीड किस तरीके से पूरी कर ली जाएंगी, अगले 10 साल 20 साल 25 साल में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग दे क्रिएटेड। ऑसम। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, जॉब बता रहे थे? नेक्स्ट स्टेप है, अब जैसे मैंने एक वर्ड बोला कि इन्होंने वो चीज क्रिएट की। अब वो क्रिएट करने में आता है व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द स्टेप्स जो है दे हैव टेकन। तो पहली चीज है, परिवार के अंदर उन्होंने अपने हर किसी पर्सन के ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, और आपके नीचे टीम कौन है, और आपके KPI KRA क्या है, और जब बोर्ड मीटिंग होगी उस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने अपने KPI KRA प्रेजेंट करने हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को हमें 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके जाना। ये तब है जब कंपनी 1,000 करोड़ पे थी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, डॉटर्स को भी परिवार के अंदर बराबर का राइट है। वो मैनेजमेंट में भी आ सकती हैं, ऑनरशिप में भी आ सकती हैं। उनका क्या पैकेज होगा, क्या लाइफस्टाइल होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर आई। ये भी डॉक्यूमेंट लिखा गया। मैं बार बार डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी चीज होती है? ये भी चीज होती है। वाओ। ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कन्वर्सेशन, वाओ फैंटास्टिक। आई थिंक दिस दैट वन पॉडकास्ट जिसमें अभी तक हमने ब्रेक नहीं लिए, अदरवाइज एवरी अदर पॉडकास्ट एटलीस्ट मैं 1 या 2 ब्रेक्स लेता हूं। कंटिन्यू प्लीज। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? केवल ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली बिजनेस के लिए, ठीक है। आज हम दोनों ने बिजनेस तो शुरू किया, हमारी वाइफ का क्या रोल होगा, बच्चों का क्या रोल होगा, फ्यूचर में जब आपके बच्चे हार्वर्ड में पढ़ने जाएंगे तो कितना खर्चा क्या होगा, मैरिज पे क्या खर्चा करेंगे, बच्चे बिजनेस में आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या होगी। अगर हम में दोनों में से कोई एक पर्सन बिजनेस को एग्जिट करना चाहता है तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन, क्या वैल्यूएशन होगा और कैसे बेचा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दिस फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन AI से कॉपी करके डाउनलोड करके नहीं बनाया जाता। ये चैट जीपीटी वाला काम नहीं है, ये वो वाला काम नहीं है। जैसे हम लोग जब किसी फैमिली के साथ अटैच होते हैं और फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करते हैं, 6 महीने से लेके 1 साल का समय लगता है। अच्छा, और तो इसमें आप हेल्प करते हो इसमें हेल्प करते हैं। और इसके अंदर जो मेंबर, वर्किंग मेंबर हैं वो भी, और जो नॉन वर्किंग मेंबर है फैमिली बिजनेस के अंदर, जो फीमेल्स हैं या जो घर पे ही रहती हैं, उनका भी रोल होता है। फ्यूचर के सारे रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैजुअलिटी सारी इसके अंदर कवर कर ली जाती है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन को पता हो अगर मेरे को कोरियोग्राफर बनना है, बिजनेस में नहीं आना तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर बिजनेस में आता हूं तो क्या मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। तो जितने भी सक्सेसफुल आप बिजनेस केस स्टडीज देखेंगे, आपको उन सब के नीचे सबसे पहला नजर आएगा फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड नजर आएगा आपको कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ये अलग अलग चीजों के लिए बनाया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कम्युनिकेशन। फैमिली बिजनेस के अंदर, परिवारों के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है एक समय के बाद। सिर्फ एजम्पशन चलती हैं, उसने ऐसा किया, उसने मुझे नमस्ते नहीं की, उसने मेरे को ऐसा किया, बोर्ड मीटिंग में उसने मेरे से ये पूछ लिया, उसने मेरे से एक्स पूछा, वाई पूछा, और ये डिफरेंसेस क्रिएट होते जाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होती। तो हम लोग परिवारों के अंदर द कोड ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि अगर कभी भी कुछ भी हो, ओपन कम्युनिकेशन करेंगे। भाई लोग या सिबलिंग से XYZ डेली इवनिंग को आपस में शेयर करेंगे व्हाट इज देयर लर्निंग ऑफ द डे, और क्या चैलेंजेस आए। तो जो परिवार आपस में कम्युनिकेट करता है, जो इकट्ठे खाना खाता है, जो इकट्ठे लर्निंग करता है, जो हमेशा सुख और दुख में इकट्ठा रहता है, वो परिवार बहुत ग्रो करता है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो हमारी एंसेस्ट्रल किताबों के अंदर, धार्मिक पुस्तकों के अंदर हर जगह लिखी गई हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शहरों के अंदर आ गए, पैसे की चमक ने इन सब चीज़ों को कम कर दिया। बिल्कुल सही बोल। अब वो समय आ गया कि हम उन सब चीज़ों को दोबारा से अडॉप्ट करें। मैं और कुछ नहीं करता, सिर्फ उन चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करके फैमिली के लिए क्रिएट करता हूँ। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्रिएट किया, कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट किया। थर्ड वन, अगर हमने बिजनेस सक्सेशन को प्रोफेशनली करना है तो हमारे को अपने बिजनेस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट करने होंगे। ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि परिवार के इनकॉम्पिटेंट पर्सन को बोर्ड पे बिठाया जाए। अच्छा। तो हमारे को एक प्रोफेशनल बोर्ड सेटअप करना है, जिसमें हो सकता है कि हम किसी प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लेके आएंगे, या फीस बेस्ड कंसल्टेंट्स को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि परिवार एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। बिजनेस से हम वेल्थ कमाएंगे, यहाँ पे मेरिट बेस्ड काम चलता है, यहाँ पे कंपैशन का कोई मतलब नहीं है, विनम्रता का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो आपको नंबर शो करने हैं।
जो परिवार होता है वहाँ विनम्रता है, इक्वल है, फेयर है, वहाँ समझ में आता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम परिवार और बिजनेस दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशनल है, फैमिली बिजनेस सक्सेशन है, ये बेसिकली बिजनेस को और परिवार को चलाने के रूल्स क्रिएट करता है। जैसे बोलते हैं ना, जहाँ करो व्यापार वहाँ मत करो प्यार। करेक्ट। और जहाँ है प्यार वहाँ पे व्यापार करो, बट विद सक्सेशन प्लानिंग, विद प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग, गवर्नेंस के अंदर फर्स्ट मैंने आपको बताया फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। इफेक्टिव बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स करनी होंगी, जहाँ पर कि आप नंबर्स देख पाओ कि छोटे वाले बेटे ने क्या काम किया, उससे प्रॉफिटेबिलिटी क्या आई, बड़े वाले बेटे ने क्या किया, पापा जी ने क्या किया, चाचा जी ने क्या किया, ताऊ जी ने क्या किया। अगर बिजनेस को वाकई में ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो बोर्ड रूम के अंदर रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे, अरे सिर्फ और सिर्फ नंबर से प्यार करेंगे। सो फैमिली बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ टूल्स हैं जो कि इंप्लीमेंट किए जाते हैं और फैमिली की नीड के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक तो फैमिली सक्सेशन प्लानिंग थी, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग थी, कोई और टाइप की भी होती है? दो थर्ड आया सक्सेशन प्लानिंग। अच्छा, अब अगर मेरे को अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है, उनको बिजनेस में लेके आना है, ठीक है, तो इसकी तैयारी तब नहीं होती जब बच्चे बिल्कुल बिजनेस में आने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, ये आपने बताया था कि बचपन से ही आपको बचपन से ही ग्रूमिंग करनी है, उनकी सीडिंग करनी है। उनको अगर सिबलिंग्स हैं तो उन सिबलिंग्स को एक ना मेंटर प्रोवाइड करना। जैसे बहुत सारे फैमिली बिजनेस के अंदर मैं यंग जनरेशन का मेंटर हूँ। उन यंग जनरेशंस को मैं नंबर से प्यार करना सिखाता हूँ, बैलेंस शीट पढ़ना सिखाता हूँ, वैल्यूज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं और हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं अलग अलग। यंग जनरेशन ओनली, यंग जनरेशन ट्रिप पे जाती है, उनको एक बजट दिया जाता है, बोला जाता है कि चलो आप इतने में अपने आप ये सारी चीज़ें मैनेज करो। तो नेक्स्ट जनरेशन को हम प्रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर ऑल द एक्शंस जो कि बिजनेस के अंदर होने वाले हैं। वेरी नाइस। क्योंकि एकेडमिकली तो आप क्या कर रहे हो, आप तो सिर्फ मेरिट आने के लिए पास होते जा रहे हो और अपने नंबर्स आप देख रहे हो, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो तो आपको टीम वर्क करना होता है। ऑब्वियसली बिजनेस तो फिर बिजनेस एक टीम वर्क है, तो वहां पे डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट यस कॉम्पिटेंस, यू रिक्वायर, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, परसुएशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ऑटोमेशन स्किल्स। मतलब मुझे लगता था कि टेक्नोलॉजी टूल सिस्टम से इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बट एक छोटी सी गलती अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग नहीं की तो बना बनाया बिजनेस आपका डाउन जा सकता है। यस। तो यहाँ पर ना एक यंग मेंटरशिप कमेटी क्रिएट होती है, जहाँ पर कि जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनका एक ग्रुप बिल्ड किया जाता है और उस ग्रुप के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस दिखाई जाती है। उनको मैनेजमेंट के जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, उनको कभी कभी उस बीच में वहाँ पे लाया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि देखो आपके बड़े भैया या चाचा जी या ताऊ जी या पापा बिजनेस को किस तरह से चलाते हैं। उनका एक रिलेशन, एक गुड रिलेशन बिल्ड किया जाता है। तो सक्सेशन प्लानिंग बच्चे के बिजनेस में आने से शायद 10 साल और 15 साल पहले शुरू हो जाती है, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग। सो इस बीच में नंबर ऑफ चीज़ें आती हैं, जैसे शेयर होल्डर एग्रीमेंट आता है, ये हमारा बिजनेस सक्सेशन का ही पार्ट होता है। अच्छा, है ना। शेयर होल्डर एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर पार्टनर शेयर होल्डर हैं, किसी की मिस हैपनिंग हो गई तो क्या होगा, अगर कोई एग्जिट करना चाहता है तो क्या होगा, 60 साल की एज में कोई एग्जिट करना चाहता है तो क्या होगा, और उसके एग्जिट के टाइम पे फंडिंग कहाँ से आएगी, है ना। तो उन सब चीज़ों को लेके क्लियर कट फंडिंग और कॉर्पस क्रिएट किया जाता है एंड देन पेपर वर्क क्रिएट किया जाता है। आप पर्सनली कितने रेवेन्यू के बिजनेसेस को हेल्प करते हो, लाइक? करेक्ट। तो अभी क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस है, केवल ये बहुत पर्सनलाइज सर्विस है, तो मैं और इसको ना ग्रुप कोचिंग में भी नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि हर फैमिली की ना नीड अलग होती है। तो नॉर्मली प्रेजेंट के अंदर मैं जो 300 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज हैं, उन लोगों को कैटर कर रहा हूँ, उन लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ फॉर बिजनेस सक्सेशन and successor. As far as the family succession is concerned, the will, the family trust, relinquishment deed, gift deed, number of instruments are there. तो वहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाना है उसकी एडवाइस के लिए there is a no such benchmark. मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चंस और थे, but let's wrap up the podcast today with this. Guys, बहुत सारे और क्वेश्चंस माइंड में होंगे आपके भी, in terms of what are the legal documents required, right? क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं उस चीज़ को पास करने के, हाउ कैन दिस सक्सेशन प्लानिंग गो रॉन्ग, मतलब क्या गलत प्लानिंग कौन सी हो सकती है, राइट? वेयर कैन यू गो रॉन्ग इन दैट? बट इफ you guys put the comments, the questions in the comment below, if I am able to collect minimum 10 questions for this podcast, then we will request Rakesh ji to come back again in upcoming months to answer those podcasts as well. Will you be okay with that? Yes. Awesome. Anytime for your community. Awesome. So guys, this was CA Rakesh Sharma, India's first business succession planning coach and expert, who guided us कि ये जो उत्तराधिकारी वाली चीज़ है
कि अपने बिजनेस को आगे जनरेशन में कैसे और किस तरीके से दी, और ना करने पे महाभारत हुई थी, अंबानीज की फैमिली में चैलेंज हुआ था। तो आप नहीं चाहोगे कि आपने जो इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है या करने वाले हो, एक छोटी सी मिस्टेक से या एक लीगल डॉक्यूमेंट ना होने से या कंसल्टेंसी ना लेने से परिवार में कलेश बढ़े और आगे आपको रिग्रेट हो कि यार मैं वो चीज़ कर लेता, राइट। तो मेक श्योर कीजिए पॉडकास्ट आप फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, एंड जो टूल्स आज राकेश जी ने बताए थे उनको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। कुछ टूल्स तो बेसिक टूल्स थे, जैसे विल की बात की थी आपने, तो मेक श्योर यू डू दैट। कोई भी क्वेश्चंस है, feel free to type in the comment box as well. So if we get 10 plus questions, we will request Rakesh ji to come again to answer those questions. So guys, this was MSME Growth Podcast series, and tell me in the comment box, do you want me to invite any specific speaker that you have in mind? अगर आप कुछ नाम सजेस्ट करोगे, we will reach out to them and उनकी नॉलेज को हम आपके सामने लेके आएंगे। बट मेक श्योर कीजिएगा इस पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क के साथ शेयर कीजिएगा, and keep watching my videos, keep learning, keep automating, and keep scaling with this. Thank you so much, Rakesh ji, for joining us.